नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में शामिल गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो पत्थर, धूल, कण, पानी, ग्रह, तारे इत्यादि प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान के कारण हर दूसरी वस्तु पर आकर्षण बल लगाते हैं। यानी हर वो वस्तु जिस पर कोई द्रव्यमान है वह एक दूसरे पर कोई न कोई आकर्षण बल लगाता है। तो द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, सेब का पेड़ से गिरना, तो किसके कारण गिरता है? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, तो गुरुत्वाकर्षण का क्या मतलब है कि प्रत्येक वस्तु जिस पर कोई द्रव्यमान है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पृथ्वी ही क्यों सब चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है? दुनिया में और भी तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे को क्यों आकर्षित नहीं करते? तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ही आकर्षित करती है, सभी चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज़्यादा है कि दुनिया में बाकी जितनी वस्तुएं हैं उन सब का जो गुरुत्वाकर्षण है वो नगण्य हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने की है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा। तो आइजैक न्यूटन ने। इनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? तो सेब के गिरने से, है ना। इन्होंने देखा कि पेड़ से सेब गिर रहा है, तो वो क्यों गिर रहा है, वहाँ से इन्होंने सोचना प्रारंभ किया और गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो न्यूटन ने एक ऐसा नियम दिया जो इस ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं पर लागू होता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक नियम कहा गया। सार्वत्रिक का क्या मतलब है कि ये नियम इस ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं पर लागू होता है। तो इन्होंने कौन सा नियम दिया गुरुत्वाकर्षण का? चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी गुणनफल के बराबर होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसका उल्टा होता है। यानी कोई भी दो वस्तु हैं, उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमान के बराबर होगा, उनके गुणनफल के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के उल्टा होगा, यानी व्युत्क्रम होगा। तो ये इन्होंने सार्वत्रिक नियम दिया। इसके सूत्र को देख लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, ये m1 है और ये एक वस्तु है m2 है। तो इन पर लगने वाला जो बल है उसकी गणना हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो परिभाषा के हिसाब से देखें तो ये m1 इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो इस पर जो बल लगेगा वो m1 और m2 के गुणनफल के बराबर होगा। और इसकी जो दूरी है, ये r इन दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, तो इनका क्या होगा? इसका वर्ग का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इस तरह से ये उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया। और ये g क्या है? तो g एक सार्वत्रिक नियतांक है, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो इस सूत्र में F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। m1 m2 क्या है? दो वस्तु के द्रव्यमान है जिनका क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल इनके गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। और ये r क्या है? तो r जो है इन दो वस्तुओं के बीच की दूरी है जिसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस सूत्र से हमको क्या पता चला कि हम किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न किस तरह से आएगा? तो इसमें प्रश्न कहेगा कि अगर m1 और m2 ये दो वस्तु के द्रव्यमान हैं, इसमें अगर हम किसी एक के द्रव्यमान को बढ़ा देते हैं, मान लो m1 के द्रव्यमान को 2 गुना कर देते हैं, तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो हमने पढ़ा कि m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी उसके बराबर होता है। तो m1 को 2 गुना बढ़ाएंगे तो f क्या हो जाएगा? a भी 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम m2 को बढ़ा देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, तो f भी क्या हो जाएगा? यानी इसका गुरुत्वाकर्षण बल वो भी दुगना हो जाएगा।
लेकिन अगर हम दोनों के बल को द्रव्यमान को बढ़ा देते हैं, जैसे m1 को भी डबल कर देते हैं और m2 को भी डबल कर देते हैं, तो इनका गुणनफल हो जाएगा 2 दूने 4। तो F पर कितना हो जाएगा 4। तो इन दोनों को अगर दुगुना करते हैं तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चौगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये दूरी जो है इसको किस तरह से प्रभावित करेगा। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मान लो हम r को 2 गुना कर देते हैं, ठीक है, तो F पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दूरी जो है ये व्युत्क्रम प्रभाव डालता है, तो r को हम अगर 2 गुना कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं तो F जो है 4 गुना कम हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम हो जाएगा। अगर हम r को तिगुना कर देते हैं तो r को तिगुना कर दिए तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है 9 गुना कम हो जाएगा। तो इस तरह से r जो प्रभावित करता है। अगर हम r को घटा देते हैं, दूरी को घटा देते हैं, मान लो ठीक है कि r को 2 गुना घटा देते हैं हम, तो r को 2 गुना घटा दिए, ठीक है, तो इधर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, ये 2 दूने 4, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम दूरी को घटाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है और दूरी को बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। इसी प्रकार से हम द्रव्यमान को बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। ठीक है, और द्रव्यमान को घटा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया सार्वत्रिक से क्या तात्पर्य है। तो यह नियम ब्रह्मांड के हर वस्तु पर लागू होती है। ये भी बता दिया यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दी जाए तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अब इस नियम के महत्व को देख लेते हैं। तो इस नियम का क्या महत्व है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं का सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी, है ना। पहले ऐसा माना जाता था कि इनका कोई संबंध नहीं है, तो अब उसकी व्याख्या हो गई है इस सार्वत्रिक नियम से। जैसे कि पहला है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। ठीक है, तो ये कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये कैसे पता चला, इस नियम से हमने सिद्ध किया। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी इसी के कारण है। इसी नियम से हमने सिद्ध किया कि जैसे दूरी कम हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा और दूरी बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। जैसे कि चंद्रमा एवं सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा क्या है, जब पास पास आते हैं पृथ्वी के, ठीक है, चाहे सूर्य हो या चंद्रमा हो, ये पृथ्वी है, अब इसके पास आएंगे तो क्या होगा, उच्च ज्वार होगा। ठीक है, उच्च ज्वार मतलब समुद्र का पानी जो है ज़्यादा ऊपर उठेगा। क्यों ऊपर उठेगा, क्योंकि दोनों पास आ रहे हैं, माने इन दोनों के सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घट रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो हमने ऊपर के नियम में पढ़ा कि जब दूरी घटती है तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी घट गई तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया, इसीलिए क्या हुआ, उच्च ज्वार आया, यानी लहरें जो है ज़्यादा ऊपर उठी, यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के पानी को ज़्यादा खींच लिया। ठीक है, तो उच्च ज्वार हुआ। और जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो क्या होगा, वहाँ पर निम्न ज्वार आता है, यानी जो लहरें जो है छोटी छोटी बनती है, क्योंकि इनके दूरी की बीच की दूरी बढ़ गई तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया तो ये जो समुद्र की लहरें हैं ये कम ऊंची हो जाएगी। तो इस नियम के हिसाब से ज्वार भाटा हमको पता चला। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के वायुमंडल को बनाए रखता है ना, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसीलिए क्या होता है, वहाँ वायुमंडल ही नहीं है, वायुमंडल ऊपर चला गया। अगला देखते हैं, यह बताता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमती है। ठीक है,
अगला है, यह नियम खगोलीय पिंडों के द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी की गणना करता है। उदाहरण के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके सूर्य का द्रव्यमान निकाला जा सकता है। यानी इसी नियम के प्रयोग से हमने सूर्य का द्रव्यमान निकाला है। अब हम आगे देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं त्वरण क्या होता है। तो हमने गति वाले चैप्टर में पढ़ा कि गति में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी गति जैसे जैसे परिवर्तित होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो चूँकि पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो किसके कारण आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित करती है। तो इसी को गुरुत्वीय त्वरण कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गति में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। और पृथ्वी की सतह पर इस g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है गुरुत्वीय त्वरण के मान को और कैपिटल G के मान यानी सार्वत्रिक नियतांक के मान को। तो इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए। अब हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान जो है ये 9.81 ये सतह पर मान है, ठीक है। ये एक औसत मान निकाला गया है जो कहाँ पर है, पृथ्वी के सतह पर है। लेकिन अलग अलग स्थान पर और अलग अलग ऊंचाई पर इस g का मान जो है बदलते रहता है। तो कहाँ कहाँ पर इसका मान कितना होता है ये हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका मान कैसे परिवर्तित होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ध्रुवों पर, कहाँ पर ध्रुव है, ये पृथ्वी दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। तो इस गुरुत्वीय त्वरण का मान इन ध्रुवों पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सर्वाधिक होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और सबसे कम कहाँ पर होगा, तो विषुवत रेखा यानी पृथ्वी के बीचों बीच दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटने वाली रेखा क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर इस भूमध्य रेखा पर इस g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे न्यूनतम होता है, इसको आप याद रखेंगे। और पृथ्वी का जो ये केंद्र है, बीच है, ठीक है, सब तरफ से बीच में जो सेंटर है जिसको हम क्रोड कहते हैं, भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी के केंद्र पर इस गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है, ऐसे हम ऊपर ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है और जीरो कहाँ पर होता है, सेंटर पर होता है, और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम से हम अधिकतर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान बढ़ते जाएगा। ऐसे ही नीचे हम ध्रुव की ओर आएंगे विषुवत रेखा से, तो यहाँ भी इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा मतलब ये ध्रुव है यहाँ पर, और ध्रुव से हम कहाँ जाएंगे, भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, इधर विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो मान क्या हो जाएगा, घटेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम होता है ध्रुव पर। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे भूमध्य रेखा की ओर तो ये घटते जाएगा, माइनस होते जाएगा, ठीक है, और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा, ठीक। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये इतनी कंडीशन आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर, न्यूनतम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, जी का मान 0 कहाँ हो जाता है, तो पृथ्वी के सेंटर यानी केंद्र पर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर ध्रुव का मान घटेगा। अब आगे हम और कंडीशन देख लेते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृथ्वी की घूर्णन गति को अगर बढ़ा दें तो ये जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा,
ठीक है, यानी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है घूर्णन गति का। तो घूर्णन गति को अगर बढ़ाएंगे तो जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। अगर घूर्णन गति को घटा दें तो इसका मान बढ़ेगा। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन ये कंडीशन आपको याद रखना है कि ये जो घटाने और बढ़ाने, यानी पृथ्वी के घूर्णन गति को चाहे हम घटा दें या फिर चाहे हम बढ़ा दें, तो ध्रुव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ध्रुव को छोड़ के बाकी जगह पर क्या हो जाएगा, बढ़ाने पर घटेगा और घटाने पर बढ़ेगा। तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर, ठीक है, जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जाते हैं आसमान की ओर, तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे, है ना, जैसे हम बोरिंग खुदाई करते हैं ना, बोरिंग की खुदाई करते हैं, तो वैसे ही पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पृथ्वी के एकदम सेंटर पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमने पढ़ा 0 हो जाएगा जी का मान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं मुक्त पतन क्या होता है। तो किसी वस्तु को जब हम ऊपर से छोड़ देंगे, है ना, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरेगी। तो वो किसके प्रभाव से गिरेगी नीचे, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। तो इसी को मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है। यानी बिल्कुल उसको फ्री छोड़ दें तो नीचे गिरेगा, तो किसके प्रभाव से गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। ठीक है, यहाँ पर हम हवा को नगण्य मान लेते हैं। हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो वह जी के त्वरण से गिरेगी। ठीक है, जी के त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण से गिरेगी। तो जैसे हम ऊपर से छोड़ेंगे स्थिर अवस्था से, तो वहाँ पर उसका जी का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जैसे जैसे वो धरती के नज़दीक आएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। सभी वस्तुएं चाहे भारी हो, हल्की हो, खोखली हो या ठोस हो, समान त्वरण से गिरती है। यानी एक पत्थर को और एक कागज़ को हम समान ऊंचाई से गिराएंगे, ठीक है, तो कौन पहले गिरेगा, तो दोनों एक समान गिरेंगे, क्योंकि उस पर समान त्वरण काम करता है, चाहे हल्की हो, भारी हो, ठोस हो, खोखली हो। लेकिन जब हम गिरा के देखेंगे, है ना, एक पुस्तक को गिरा के देखेंगे और पुस्तक के एक पन्ने को गिरा के देखेंगे, तो पुस्तक पहले गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि उस पर हवा का बल लग रहा है, हवा उसको रोक रहा है। ठीक है, तो एक पुस्तक और एक पन्ने को जब हम एक साथ गिराएंगे तो पुस्तक पहले गिर जाएगा और पन्ना बाद में गिरेगा। अब आप उस पन्ने को बिल्कुल मोड़ के एक गेंद बना दीजिए और अब आप दोनों को एक साथ गिराएंगे तो दोनों एक साथ गिरेगा, है ना। तो पहले क्यों नहीं गिरा, क्योंकि पन्ना चौड़ा था, उस पर हवा का प्रभाव था। लेकिन जब हमने उसको गोल गेंद बना दिया और पुस्तक और उस पन्ने के गेंद को जब हम गिराएंगे तो वो एक साथ गिरेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी, चाहे हल्की हो, चाहे ठोस हो, चाहे खोखली हो, चाहे भारी हो, सब पर एक समान त्वरण काम करता है, यानी त्वरण समान होता है। अब हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है भार और द्रव्यमान को। ठीक है, तो ये जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका भार से क्या संबंध है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु का भार W, उसके द्रव्यमान m और उसके गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो भार से क्या संबंध है, किसी वस्तु का भार क्या होता है, तो वो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण g के मान के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मान लो 5 किलो की कोई वस्तु है, 5 किलो शक्कर है मान लीजिए, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, है ना, द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर होता है। तो इस नियम से हम उसके द्रव्यमान की जगह 5 रख देंगे और जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन, तो 49 न्यूटन उसका भार हो जाएगा, जबकि उसका द्रव्यमान कितना है, 5 है। ठीक, तो ये उसका भार से संबंध है। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं, ये आप याद रखिए। अब हम देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण के महत्व को।
तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर वस्तुओं की गति जैसे गिरने, उछालने या प्रक्षेप्य गति को समझने में महत्वपूर्ण होता है। कैसे महत्वपूर्ण होता है? जैसे मैंने एक बाल को यहाँ से फेंका ऐसे करके, ठीक है, तो वो यहाँ पर आके गिरी, ठीक है। तो मैंने बाल को जब फेंका तो मैंने उस पर बल लगाया, तो फेंकने के लिए भले ही मैंने बल लगाया, लेकिन एक यहाँ पे स्थान पे आके ये क्या हुआ, ये इधर जो गई तो ये किसके कारण गई? गुरुत्वीय त्वरण के कारण गई, ठीक है। यहाँ इस सेंटर पॉइंट तक तो बल काम किया, मैंने बल लगाया, वो काम किया, लेकिन जब यहाँ से ये नीचे गिरी तो ये किसके कारण गिरी? गुरुत्वीय त्वरण के कारण गिरी। तो इस तरह से हम उसके गति को समझ सकते हैं। और क्या होता है, यह अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रहों की कक्षा और ज्वार भाटा जैसी प्राकृतिक घटनाओं को भी समझने में मदद करता है। तो ये मैंने बताया ज्वार भाटा कैसे उच्च ज्वार होता है, कैसे निम्न ज्वार होता है, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। अब आगे हम देख लेते हैं द्रव्यमान और भार को। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो उस पदार्थ की कुल मात्रा होती है, ठीक है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उस पदार्थ की कुल मात्रा होती है और ये कभी नहीं बदलती है। भार हर जगह बदलता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो कभी नहीं बदलती, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। इसको हम किलोग्राम से मापते हैं। हम अक्सर वस्तुओं को द्रव्यमान में मापते हैं, ठीक है। जैसे 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, 3 किलो शक्कर, ये क्या है? हम उसका द्रव्यमान बता रहे हैं। अब हम देखते हैं भार क्या होता है। तो भार अभी हमने पढ़ा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम उस वस्तु का भार कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? किसी वस्तु को धरती जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, है ना। तो परिभाषा इस तरह से आएगा। तो ये परिभाषा हो गया, लेकिन इसको हम सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं? किसी वस्तु को धरती जिस बल से आकर्षित करती है अपनी ओर, तो किस बल से आकर्षित करती है? तो गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित करती है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित करती है, तो गुरुत्वाकर्षण से के कारण उस पर बल लगता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उस वस्तु का भार कहेंगे। और ये स्थान के साथ साथ बदलते रहता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर हमारा भार जो है तो मान लो कम है या ज़्यादा है, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा भार जो है बदल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका सूत्र हो जाएगा भार का W यानी वेट, भार, तो द्रव्यमान, और G यानी गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल उस वस्तु का भार हो जाएगा, और इसकी इकाई है न्यूटन। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चंद्रमा पर G पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, यानी पृथ्वी से 6 गुना वहाँ पर कम है, इसलिए आपका भार वहाँ पर क्या हो जाएगा? कम लगेगा, 6 गुना कम लगेगा, लेकिन आपका जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा, ठीक। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो वह बिंदु जहाँ पर किसी वस्तु का भार केंद्रित होता है उसी को हम गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बालक जो है वो रस्सी पर चल रहा है, ठीक, लेकिन हम आप उस पर चढ़ेंगे तो नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक डंडे के सहारे अपना जो गुरुत्वीय केंद्र है उसको एक बिंदु पर वो संतुलित किए हुए है, केंद्रित किए हुए है, इसलिए वह ऐसा उस रस्सी पर खड़ा हो पा रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है। तो वह बिंदु जहाँ वस्तु का कुल भार केंद्रित होता है उसे उसका गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो है सममित वस्तु पर कहाँ होता है, ठीक है। ये जो गुरुत्वीय केंद्र है वो सममित वस्तु पर कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सममित वस्तु क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी वस्तु जिसको हम बीच से बराबर बांटें उसको, तो वो बिल्कुल बराबर कटे, ठीक है। यानी जैसे ये एक सर्कल है
और इसको मैं ऐसे बीच से बांट दूं, तो इसके लेफ़्ट साइड में जितना आकार है, जितना भार है, उतना ही राइट साइड में उसका आकार और भार है। तो ये सममित वस्तु है। ठीक है, जैसे सामान्य अवस्था में मनुष्य क्या है, वो भी सममित है, क्योंकि हम उसको बीच से ऐसे बीचों बीच बांट दें तो उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाते हैं। इसी तरह से कोई चौकोर है ना, ये एक आयत है, इसको अगर हम बीच से ऐसे काट दें तो लेफ़्ट में भी और राइट में भी वो बराबर है दोनों, तो इसको कहते हैं सममित वस्तु। ठीक है, जैसे कि गोला हो गया, घन हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया और समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, सममित वस्तु है। तो इनका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो कहाँ पर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई गोलाकार वस्तु है, ठीक है, तो उसका गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होगा, तो उसके बिल्कुल केंद्र पर होगा, सेंटर पर होगा। ठीक, जैसे कि ये कोई गोलाकार वस्तु है, एक फुटबॉल है, तो इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो कहाँ पर होगा, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच इसके केंद्र पर होगा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आयताकार प्लेट। आयताकार प्लेट का कहाँ पर होगा, जैसे ये कोई आयत है या कोई पुस्तक है। ठीक है, तो इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो कहाँ पर होगा, तो इसके ज्यामितीय केंद्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होगा। ज्यामितीय केंद्र मतलब लंबाई और चौड़ाई के मध्य रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इधर से ऐसे मिला देंगे लंबाई को, इधर से चौड़ाई को मिला देंगे, तो ये बीच में जो प्रतिच्छेद करती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुरुत्वीय केंद्र होगा। इसलिए जब हम पुस्तक को ऐसे एक उंगली में खड़ा करेंगे, ठीक है, तो उसके कोने पर ऐसे उंगली के रखेंगे तो खड़ा नहीं होगा, तो उसको उसके बिल्कुल बीच सेंटर पॉइंट पर हम उंगली से उसको खड़ा करेंगे तो खड़ा हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि सममित वस्तु का केंद्र कहाँ पर होगा, तो गोलाकार है तो उसके केंद्र पर होगा, आयताकार है तो वहाँ पर भी उसके केंद्र पर ही होगा, ज्यामितीय केंद्र पर, बिल्कुल सेंटर पर। लेकिन अगर कोई वस्तु असममित है, असममित है तो वो कहाँ पर होगा। असममित वस्तु मतलब जिसको दो बराबर भाग में बांटने पर आकार जो है उसके द्रव्यमान अलग अलग प्रतीत हो, अलग अलग आए। ठीक है, तो उसको कहेंगे असममित वस्तु। तो असममित वस्तु में उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो उसके द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है, यानी कहाँ पर उसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जो भारी हिस्सा होगा, ठीक है, वहीं पर उसका केंद्र होगा, यानी गुरुत्वीय केंद्र होगा, वहीं पर वो रहेगा। तो सममित वस्तु में उसके केंद्र पर होता है, ज्यामितीय केंद्र पर, और असममित वस्तु में जो उसका भारी हिस्सा होता है वहाँ पर होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र उसकी मध्यमाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होगा। ठीक, तो ये एक त्रिभुज है, मान लो ये क्या है, ये असममित है। क्यों असममित है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग माप की है, एक छोटा है, एक उससे बड़ा है, तो एक उससे भी बड़ा है ना, तो तीनों अलग अलग हैं, इसलिए ये असममित है। तो इसका कहाँ पर होगा, तो इसके तीनों मध्यमाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर। जैसे यहाँ से एक रेखा खींचे इधर, इधर से एक रेखा खींचे इधर, और यहाँ से भी एक रेखा खींचेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर इसका प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा बीच में, और यहीं पर जो है इसका गुरुत्वीय केंद्र होगा। ठीक है, इसी तरह से एक अनियमित आकार का चट्टान है, मान लो एक टेढ़ा मेढ़ा कोई ऐसे चट्टान है, तो इसका जहाँ पर द्रव्यमान अधिक होगा, ठीक है, तो वहीं पर इसका क्या होगा, इसका गुरुत्वीय केंद्र होगा। जैसे मान लो ये एक नुकीला पत्थर है, ठीक है, ये एक नुकीला पत्थर है, तो इसका द्रव्यमान कहाँ पर अधिक होगा, है ना, तो ये यहाँ पर चौड़ा भाग है, तो यहीं पर इसका द्रव्यमान अधिक होगा। इसलिए जब हम इसको ऐसे खड़ा करेंगे, ठीक है, तो ये इस चौड़े भाग में ही खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर इसका गुरुत्वीय केंद्र है। इस नुकीले भाग में ये खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इधर इसका गुरुत्वीय केंद्र नहीं है। इसी तरह से एक हथौड़े का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होगा, उसके भारी हिस्से पर, यानी उसका जो लोहा होता है वहाँ पर होगा, क्योंकि वहीं पर उसका भार ज़्यादा है। ठीक
ठीक है। तो जहाँ पर उसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा वहीं पर उसका क्या रहेगा, गुरुत्वीय केंद्र रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि मानव शरीर का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होगा। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है, मानव जो है सममित है, ठीक है, यानी उसको अगर बीच से बराबर भाग में बांटें तो दोनों तरफ बराबर उसका द्रव्यमान रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सममित है। तो मानव शरीर भी सामान्य स्थिति में सममित है, तो उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो नाभि के पास होगा, ठीक है। लेकिन विशिष्ट अवस्था में, मान लो जैसे एक हाथ से भारी वजन को पकड़े हैं या एक ओर झुके हैं, तो ऐसी अवस्था में मानव शरीर क्या हो गया, असममित हो गया, क्योंकि अब उसका भार जो है बराबर नहीं है दोनों तरफ। तो अब उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो कहाँ पर होगा, तो उसके भारी हिस्से पर होगा, ठीक है, वजन या झुके हुए हिस्से की ओर होगा। तो जहाँ पर उसका द्रव्यमान ज़्यादा है वहीं पर होगा। एक उदाहरण से जैसे हम समझ लेते हैं कि आप एक भारी बैग को कंधे पर लटकाए हुए हैं, तो आपका गुरुत्वीय केंद्र उस ओर झुक जाएगा और संतुलन बनाए रखने के लिए आपको दूसरी ओर झुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं इस गुरुत्वीय केंद्र के क्या क्या महत्व है। जैसे यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, ये एक चित्र है, ठीक है, और इसमें ये जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इनका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो कहाँ पर है, तो इनका गुरुत्वीय केंद्र ये इनका भारी हिस्सा है, ठीक है। तो जहाँ पर कुर्सी में बैठे हैं वहाँ पर इनका गुरुत्वीय केंद्र है, और जब तक ये उस गुरुत्वीय केंद्र को आगे शिफ्ट नहीं करेंगे, आगे की ओर जब तक झुकेंगे नहीं, तो ये क्या है, खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम खड़े तब हो पाएंगे जब आधार तल पर गुरुत्वीय केंद्र रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं महत्व, इस गुरुत्वीय केंद्र के क्या महत्व है। तो संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए, जैसे गुरुत्वीय केंद्र आधार के बाहर चला जाएगा तो वस्तु असंतुलित हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी हम खड़े हैं, तो खड़े हैं तो हमारा जो गुरुत्वीय केंद्र है वो कहाँ है, तो हमारे पैर के बिल्कुल बीचों बीच है, और जैसे ही मैं आगे की ओर झुकूँगा तो वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय केंद्र बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। तो एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि मैं गिर पड़ूँगा। तो संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए गुरुत्वीय केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा बनाया जाता है कि उसका गुरुत्वीय केंद्र नीचे हो ताकि वह पलटे नहीं, ठीक है। दूसरा, गति और यांत्रिकी में इसका महत्व है। जैसे गुरुत्वीय केंद्र का उपयोग प्रक्षेप्य गति या रोटेशन के लिए किया जाता है, या फिर यांत्रिक प्रणाली जैसे क्रेन वगैरह है, क्रेन है, पुल है, तो वहाँ पर इस गुरुत्वीय केंद्र को बिल्कुल माप के बनाया जाता है, ठीक है। नहीं तो क्रेन क्या है, भारी सामान को उठाएगा तो वो खुद पलट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका गुरुत्वीय केंद्र उसके गाड़ी के आसपास रहेगा, यानी वो गाड़ी जो है बहुत भारी रहेगा उसका इंजन, तो वो पलटेगा नहीं, ठीक है। तो इन सब कामों में गुरुत्वीय केंद्र का महत्व है। अगला देखते हैं, इंजीनियरिंग और डिजाइन में भवन बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखा जाता है गुरुत्वीय केंद्र का, ठीक है। अगर टेढ़ा बना देंगे बिल्डिंग को तो वो क्या है, गिर जाएगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास यानी जो उसका गुरुत्वीय केंद्र है वो बाहर चला जाएगा। इसी तरह से वाहनों और मशीनों के डिज़ाइन में भी इसका ध्यान रखा जाता है। अब हम देखते हैं स्थिरता, स्थिरता क्या होती है, ठीक है। तो गुरुत्वीय केंद्र और स्थिरता का बिल्कुल जो डायरेक्ट संबंध है, ठीक है। तो स्थिरता का संबंध गुरुत्वीय केंद्र और आधार के क्षेत्र से होता है, ठीक है, यानी बेस एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता है। जैसे कि गुरुत्वीय केंद्र, यदि गुरुत्वीय केंद्र नीचे और आधार के केंद्र के करीब है तो वस्तु अधिक स्थिर होगी, ठीक है। यानी उसका गुरुत्वीय केंद्र और उसके आधार का केंद्र दोनों बिल्कुल करीब करीब हैं, तो वहाँ पर वस्तु अधिक स्थिर होगी। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा गुरुत्वीय केंद्र बिल्कुल बीचों बीच है, और मेरा जो आधार का केंद्र है यानी मेरे पैर का जो क्षेत्रफल है उसके बिल्कुल बीचों बीच गुरुत्वीय केंद्र है, ठीक है। तो इसलिए मैं अधिक स्थिरता से खड़ा हूँ। यदि गुरुत्वीय केंद्र ऊंचा है या आधार के क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो वस्तु अस्थिर हो जाती है, ठीक। आधार का क्षेत्र जितना बड़ा होगा
वस्तु उतनी ही स्थिर होगी, क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के बाहर जाने की संभावना कम हो जाएगी। यानी किसी वस्तु का जो बेस एरिया है, आधार है, उसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा वो वस्तु उतनी ही स्थिर होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक कोई शंकु है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका आधार चौड़ा है, तो ये ज़्यादा स्थिरता से खड़ा है। इसको अगर मैं उंगली से इसके ऊपरी हिस्से को ऐसे हटाऊंगा तो वो फिर वापस उसी जगह पे आ जाएगा, है ना, जल्दी से गिरेगा नहीं, जब तक इसको मैं पूरा नहीं पलट दूँ तब तक। लेकिन अगर मान लो ये एक क्या है, ये एक लट्टू है, यहाँ पे घूम रहा है लट्टू, ठीक है, तो इसके ये जो आधार है ये क्या है, ये बिल्कुल उस कील पर टिका हुआ है, नोक है, बिल्कुल छोटा है ना, तो इसको हल्का सा भी ऐसे छूऊंगा तो ये गिर जाएगा, क्योंकि ये अस्थिर ज़्यादा है और ये क्या है, स्थिर ज़्यादा है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल पूछा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये है, ये क्या है, ये पीसा की झुकी मीनार है, तो ये टेढ़ी है ना, लेकिन ये फिर भी गिर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसका एक ये यहाँ पर बिल्कुल बीच में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके आधार से बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये नहीं गिर रही है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और झुक जाए तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर बाहर चला जाएगा, तो ये जो है बिल्डिंग गिर सकती है। ठीक है, तो आधार और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बिल्कुल चोली दामन का साथ है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रेसिंग कार का गुरुत्वीय केंद्र नीचे रखा जाता है, उसके नीचे को भारी बनाया जाता है ताकि वो तेज मोड़ पर भी पलटे नहीं। एक मेज के चारों टांगें आधार क्षेत्र प्रदान करती है जिससे वह स्थिर रहता है। इसको आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ MCQs। पहला प्रश्न है, दो वस्तुओं के मध्य लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। अ है, दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी पर। ब, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल पर। स, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर। और द है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। तो हमने जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा उसमें क्या है, दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी पर, तो ये तो पढ़ता है ना, जब दूरी बढ़ता है तो दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। दूसरा है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल पर, तो ये भी पढ़ता है, ये भी सही है ना। हमें बताना है कि किस पर निर्भर नहीं करता। और डी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो ये भी है, ये जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, ये जो सी ऑप्शन है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जी का मान है, तो जी ये सार्वत्रिक नियतांक है, तो इसका मान है, तो अ, ब, स, द इनमें से कौन है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है सी, 6.67 इंटू 10⁻11 पावर Nm यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो हमने पढ़ा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आप याद रख लिए। अब अगला प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से दो पिंडों जिनका द्रव्यमान m1 m2 है और जिनके बीच दूरी r है, तो इनके मध्य लगने वाला बल, यानी यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को पूछा गया है। तो इनमें कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा, यानी F = G(m1 m2) बटे r का स्क्वायर। तो ये हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर गति कर रही वस्तु का उसकी अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या होगा? तो जब किसी
वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई जहाँ पर पहुँचेगी फिर वहाँ से वो क्या होगी, नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, उसका गति क्या हो जाएगा, उसकी गति शून्य हो जाएगी। इसीलिए वो वहाँ से ऐसे करके ऊपर गई और यहाँ पर उसकी गति शून्य हो गई, तो यहीं से वो फिर वापस नीचे की ओर आएगी। ठीक है, अगर गति वहाँ पर शून्य नहीं होती तो वो और ऊपर जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शून्य। ये एक प्रश्न है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको हम देख लेते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि, पहला दिया है, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। तो यदि एक वस्तु का मान 2 गुना कर दिया जाए, जैसे सार्वत्रिक नियतांक क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र है Fg m1 इंटू m2 और r का वर्ग। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वस्तु का मान 2 गुना कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो m1 और m2 के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी उसके बराबर होता है। तो यदि इनमें से एक वस्तु का द्रव्यमान, मान लो m1 का द्रव्यमान हम 2 गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर m1 और m2 में से कोई एक वस्तु का द्रव्यमान हम 2 गुना कर देंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का उत्तर मिल गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है, वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए। यानी ये जो r है इसको हमको क्या करना है, 3 गुना करना है। तो ये r को हम 3 गुना कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9। तो 9 क्या हो जाएगा, इधर बढ़ा रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं r को, तो इधर f क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी इधर तिगुना करेंगे तो इधर 9 गुना गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, क्या हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा। तो ये दूसरा का भी उत्तर मिल गया हमको। इसको हम जितना बढ़ाएंगे r को तो इधर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उतना ही कम हो जाएगा। मान लो हम इसको 5 गुना कर देते। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि मान लो यहाँ पर 5 गुना कर देते, बढ़ा देते 5 गुना, तो ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये कितना गुना घटता, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 इंटू 5 यानी 5 पछे 25, तो ये कितना हो जाता, 25। अगर इसको 6 गुना बढ़ा देते तो 6 छक्के 36। अगर 9 गुना बढ़ा देते r को तो 9 निया 81, क्या हो जाता, कम हो जाता, क्योंकि बढ़ा रहे हैं। अगर इतना गुना घटाते तो इधर f का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इसी का अगला कंडीशन, तीसरा, दो वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुना कर दी जाए। यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सार्वत्रिक नियतांक का सूत्र है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र है। अब हम इसमें इस कंडीशन को लगा कर देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम m1 को भी 2 गुना कर देते हैं और m2 को भी 2 गुना कर देते हैं। तो m1 और m2 के समानुपाती क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी इन दोनों को दुगना कर दिए तो 2 दूने 4, तो 4 गुना क्या हो जाएगा, जो f है वो बढ़ जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को हमने देख लिया। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।